हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास टर्म वन का जो मैथ्स का पेपर था उसको जो वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे कि क्या जो वो इस बार पैटर्न रहा, कैसे कैसे जो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज को जो वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो वो एक ओवरऑल जो वो पूरा पेपर को देखेंगे कि इस बार जो वो कौन सा जो वो एक नया चेंज जो वो किया गया है। ये जो वो मेरे पास अभी जो वो सी सीरीज है, जो टर्म वन के एग्ज़ाम में सी सीरीज़ थी, वो जो वो मेरे पास है। ए और बी भी जल्दी भी जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एस ओ एस का जो पेपर था उसको जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने जो वो जैसे कि पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो भी हमारा 12 जो वो पहले एमसीक्यूज होंगे, जो कि नया पैटर्न जो वो अभी चेंज हुआ है, और उसके बाद जो वो दो केस स्टडी होगी। ठीक है, दो केस स्टडीज़ होगी। फिर उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ इस तरह से ही इसमें जो वो पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए, आपके टर्म वन के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। अब तो आपका जो टर्म वन का जो सिलेबस था वो था 1 चैप्टर से 7 चैप्टर तक, और नेक्स्ट होगा 8 चैप्टर से, शायद 14 चैप्टर है तो 14 तक होगा, 15 होगा लास्ट, तो 15 देख लीजिएगा। तो बाकी नेक्स्ट जो भी टर्म वन के जो भी आपके एग्ज़ाम, टर्म टू के जो एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए भी जो वो जल्दी ही हम लोग एमसीक्यूज़ की जो वो प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें जो भी एमसीक्यूज़ थे उनको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जो भी अभी अगली साल जो वो 10th क्लास में जाएंगे, जो उनके टर्म वन के एग्ज़ाम होंगे या जो एसओएस का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए जो वो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले जो इस वीडियो को देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज, तो प्राइम फैक्टर जो वो 140 के कैसे निकालते हैं आपको बताइए। ऐसे जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 से जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से वो जाता है। ठीक है, तो 2 से गया 72 जा से 140 होता है, सभी को पता है। 2 से गया फिर से 35 2 जा 70 होता है, ये भी सबको पता है। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 और 5 जो वो 8 होता है। जब इनका सम जो वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो जो हम लोग बोल देते हैं कि नंबर जो वो 3 से डिविजिबल होगा। ये आप सभी ने डिविजिबिलिटी रूल्स वो पढ़े होंगे पहले से ही। तो 3 से नहीं गया। अब 5 से चेक करते हैं, क्योंकि प्राइम बोला है तो वो तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो 5 से जाता है। 5 7 जा होता है। ठीक है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 से ही जाएगा, 7 1। तो 2 जो वो हमारे पास 2 टाइम्स आ गया, मतलब कि 2 की पावर 2, और एक बार 5 और एक बार 7 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही मेरे ख्याल से हमें दिखाई दे रहा है 2 जो वो 2 बार है, और 5 5 और 7 जो वो हमारे पास एक बार है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 के शून्यकों का योगफल। अब आपको जो वो शून्यक नहीं निकालने थे यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो वो किसके बराबर होता था, -b/a के बराबर होता था। अगर ये प्रोडक्ट पूछता तो c/a के बराबर होता। तो -b/a, तो -b/a कहाँ से निकालेंगे? b और a वो निकालेंगे इसको कंपेयर करके। किससे कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वो हमारे पास एक जनरल, या क्योंकि शून्य की बात हो रही है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक जनरल फार्मूला है, सॉरी जनरल इक्वेशन है, जनरल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ए जो वो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हो, 1 लिखा होता है। बी जो वो यहाँ पे एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ यहाँ पे 7 है। बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई 10। तो -b/a, मतलब कि माइनस, तो हमारा फार्मूले में ही था। 7 की वैल्यू पुट कर दी बी की। ए जो वो हमारे पास 1 है, तो -7 इज द राइट आंसर। बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो वो हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा देखते हैं कहाँ जैसे है। यस, यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे लिखा है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? रैखिक का मतलब है लीनियर। लीनियर का मतलब है जिसकी पावर में, जिसके वेरिएबल की पावर जो वो 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर में जो वो 2 हो। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी पावर में 3 हो। ठीक है,
तो रैखिक मतलब कि इसकी घात क्या होगी? इसकी घात 1 होगी, क्योंकि लीनियर जो पॉलिनोमियल होगी उसकी घात जो वो उसकी सबसे बड़ी पावर जो वो 1 होगी। तो ए जो वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसकी बात भी हमने पहले कर चुके हैं कि जब भी एलसीएम निकालना हो किसी भी नंबर का, देखिए इसका जो फार्मूला है जो वो कहाँ से निकल के बना है? ये बना है, आपने पढ़ा होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो वो इक्वल होता है देयर एलसीएम मल्टीप्लाई देयर एचसीएफ। इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इन दोनों का, ठीक है। तो अगर हमने कहीं एलसीएम निकालना है तो ए मल्टीप्लाई बी इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ। अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ना था, हम क्योंकि इसको पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक एपी से क्वेश्चन पूछा है कि 4, 10, 16, 22 है में अगला पद क्या होगा। अब देखिए पहले तो डी चेक करिए। डी जो वो क्या है, 10 में से 4 माइनस किया 6 है, 16 में से 10 माइनस किया 6 है, 6 जो वो हमारा डी है। डी मीन्स सारबंतर, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे जो वो अगला पद निकालें तो 22 में या तो आप 6 प्लस कर दो, ठीक है। 22 हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म पूछिए, मतलब कि A5 पूछा है और A5 होता है A+4D। और ए की वैल्यू आपको पता है 4 है, यहाँ पे फर्स्ट पद जो वो ए होता है। और 4 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना था यहाँ पे, डी था 6। तो 6 6 4 जा होता है 24, 24 और 4 होता है 28। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था, एमसीक्यू था, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जो वो सॉल्व करेंगे। बी विल बी द राइट आंसर। 5 हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ तो नहीं है, यस यहाँ पे है। सभी समबाहु त्रिभुज जो वो कैसे होते हैं? देखिए समबाहु की बात कर रहा है, इक्विलेटर। इक्विलेटर का मतलब है सभी साइड जो वो इक्वल होगी, सभी साइड इक्वल होगी तो कोई बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे तो ये जो वो समरूप दिखेगी, एक जैसा रूप होगा इनका, सिमिलर दिखेगी, ठीक है। बड़ी छोटी हो सकती है। देखिए जब वो समानुपात सर्वांग सम जो वो हम लोग तब बोलते हैं जब इनका शेप और साइज दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे तो बड़ी छोटी हो सकती है इक्विलेटर ट्रायंगल, तो मतलब कि इनका साइज जो वो बराबर नहीं होगा, इसलिए सर्वांग सम तो नहीं हो सकती, लेकिन समरूप जरूर होगी, मतलब कि एक जैसा रूप इनका जरूर होगा, सिमिलर जरूर होगी, ठीक है। और ऑल सर्कल आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। तो और भी हमने जो वो देखा था, जैसे स्क्वायर भी, सभी स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, या अगर ऐसे स्क्वायर लिए दोनों जिनकी साइड्स वो सेम है तो वो जो वो सिमिलर भी हो सकते हैं और सर्वांग सम भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्वांग सम होगा मतलब कि कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी जरूर होगा, ठीक है। लेकिन हर कोई जो सिमिलर है वो जो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, इस बात को हम समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु की अक्स वाई एक्स से दूरी जो वो क्या कहलाती है? देखिए एक भुज होता है, एक जो वो कोटि होता है, एक जो वो एब्सिसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जो वो यहाँ पे कोटि होता है। कोऑर्डिनेट आपको पता है जैसे एक्स और वाई, वो जो वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स से जो वो दूरी वो जो वो भुज कहलाती है, और वाई एक्स से जो दूरी है वो जो वो कोटि कहलाती है। तो कोटि ऑर्डिनेट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया। तो अब x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे और इनका सम करेंगे और इसके ऊपर अंडूट होगा। तो देखिए कौन सा x2 माइनस एक्स वन प्लस है, नहीं हो सकता। x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वन, बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो वो y1 x1 y1 नहीं होगा, x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 हो गए। 9 देखते हैं कहाँ जैसे है। यस यहाँ पे है 9 क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाएं दी गई है और इसने पूछा है कि कौन सा त्रिभुज जो वो समकोण है। समकोण का सीधा सा मतलब होता है कि राइट एंगल। और राइट एंगल में जो वो हम लोग पहचानते कैसे हैं कि तीन साइड जो वो समकोण की ही है, समकोण त्रिभुज की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर ए बराबर होता है एच का स्क्वायर। देखिए सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट हो, मतलब कि ए वाली जो वो सबसे बड़ी साइड है। तो इसका स्क्वायर जो वो इसको तो हम लोग पहचान लेंगे जो सबसे बड़ी साइड होगी। तो पहले ऑप्शन में जो वो सबसे बड़ी है 8, 8 जो होता है 64। तो इन दोनों को 6 और 7 का स्क्वायर करके इन दोनों का सम करके भी 64 आना चाहिए, तभी जो वो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वो त्रिभुज जो वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो वैसे करना था इसको, 6 6 36, 7 7 49। तो देखिए जरा 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं जरा। 9 और 6 कितना होता है,
5 बन रहा है, तो 5 बन रहा है वंस प्लेस पर, जबकि यहाँ पे 4 है, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। अब जल्दी से जल्दी चेक करना है। 100 का स्क्वायर जो वो कितना होता है, 4 जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो देन 10,000 हो जाएगा। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8, 8 8 का कितना होता है 64, और 2 जीरो चिपका दो इसके साथ 64, और 50 का होता है 5 5 जा 25, और 2 जीरो इसके साथ चिपका दो, तो 6400 और 2500 जो वो 10,000, तो मेरे ख्याल से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे बड़ी 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का होता है 144, और 5 का होता है 25, तो 144 और 25 को प्लस करेंगे 169 आ जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पी एक्स जो वो दिया गया है कोई पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसने बोला है पी मीन्स पॉलिनोमियल। शून्य की संख्या कितनी है। अरे शून्य की संख्या बिल्कुल सिंपल पूछा। एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है तो 2 निकलेंगे, वो इक्वेशन होती तो 2 ही निकलते, रूट निकलते फिर, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। 10 हो गया। 11 को चेक करते हैं कहाँ, जैसे 11 11 11, ये 14 है, ये 20 आ गया, 11 कहाँ चला गया, 1 मिनट रुक जाइए बस। 11 वाला हमने जो कहीं पे मिस कर दिया बीच में। 14 से बता रहा है, 11 नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। 11 यस मिल गया। तो 11 देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछा है, ये काफी अच्छा पूछ लिया इसने। सी अपॉन ए होता है, अभी हमने बात की, ठीक है। तो सी कितना है यहाँ पे, -7 है, याद रखिए -7 है, ठीक है। कंपैरिजन आपको आना चाहिए, -7, और यहाँ पे जो वो 5 है, ठीक है, 5 जो कि ए है, तो -7/5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वो गड़बड़ मुझे लग रही है, -7/5 तो मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से चेक करते हैं जरा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने इसको जो वो ए बोल दिया, जबकि ए क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कन्वर्ट करके पूछा था। इसको पहले तो ए जो वो पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी पावर जो सबसे पहले होती है ना, मतलब सबसे बड़ी पावर इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल है वो सबसे पहले होगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर जो वो पहले होगा, फिर जो वो प्लस का 5x होगा, फिर माइनस का 7 होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज और कर सकता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, और ये बन जाएगा +7। ठीक है, आप दोनों से चेक करिए, दोनों का आंसर जो वो सही आने वाला है। देखिए क्या होने वाला है अब सी कितना है, सी तो वही है -7, या +7 भी आप बोलते हैं, लेकिन अभी देखिए इस इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं पहले। सी है हमारे पास -7, तो सी अपॉन ए होगा तो -7। ए कितना है, ए है -1, ठीक है, ए है -1, ध्यान दीजिए यहाँ पे -1, तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल 7, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब इसको ना चेक करके जो वो हम लोग जो वो इसको चेक करते हैं जरा, निचले वाले को। निचले वाले में सी था 7, ठीक है, तो सी हो गया 7, और ए जो वो यहाँ पे है 1, 7/1, 7 ही है, ठीक है, तो सी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो वो क्या होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसका मतलब है जो पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा है, समकोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसने पूछा कि पहली भुजा का सम्मुख कोण जो वो कौन सा होता है, ठीक है। तो ये जो वो समकोण होता है, ठीक है, इसमें क्या, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं, बिटवीन 0 एंड 90। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो वो होता है 90 और 180 के बीच में, 180 के एंगल को जो वो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और 90 को राइट एंगल। एंड जो 180 से आगे चला जाए 360 तक, मतलब बिटवीन रहेगा, ठीक है। बिटवीन का मतलब 180 और 360 नहीं आने वाले हैं, तो इसको जब ऑब्ट्यूस बोल देते हैं। और फुल एंगल जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री फुल एंगल, या कंप्लीट एंगल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक। बाकी केस स्टडीज होगी आगे, 13 देखते हैं। 13 20 आ गया, 13 नहीं मिल रहा है, यस यहाँ पे है 13। देखिए इसको पढ़ते हैं जरा, कैसा क्वेश्चन पूछा है। आपको कम से कम कितनी पुस्तकें पुस्तकालय में चाहिए। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। केस 1 क्या बनाया है इसने।
10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय से आपको और आपके अन्य 2 दोस्तों को पुस्तकालय बनाने के लिए चुना गया, ठीक है। 10वीं कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी है। सेक्शन ए में 32 और सेक्शन बी में जो 36 विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको कम से कम कितनी पुस्तकें पुस्तकालय में चाहिए जिससे कि पुस्तकें समान रूप से सेक्शन ए या सेक्शन बी के विद्यार्थियों में बाँटी जा सके। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कितने क्वेश्चन पूछे हैं ज़रा देखते हैं। 13 के बाद आ रहा है यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो हम लोग अलग से अगले पार्ट में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो मुझे केस स्टडी लग रही है। बाकी एक और केस स्टडीज़ होगी, जितनी भी केस स्टडी होगी क्योंकि आपको पता ही है कि जो केस स्टडीज़ वाला जो वो अलग से पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, इसको तो डिटेल में डिस्कस करना ही पड़ेगा कि क्या-क्या जो वो एक्चुअल में पूछ सकता है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि क्या जो वो आपको पूछा जा सकता है, उसकी भी बात करेंगे कि वो जो वो क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है पूछा नहीं गया है। वो पूछे गए हैं, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको जो पैटर्न आपको पिछले किसी पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था कि क्या जो वो पैटर्न चेंज किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न रहा है सभी सीरीज़ में। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।